How you started your ACCA and was it your own personal decision या किसी ने आपको recommend किया था? ACCA journey was not the decision of mine. कुछ दोस्त कह रहे थे यार हम भी कर रहे हैं तुम भी कर लो, तो वो एक सराउंडिंग इम्पैक्ट था, कुछ नया चैलेंजिंग एक्सप्लोर करना था। और सो आई सेट विद फ्यू पीपल्स और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं ACCA करता हूँ। तो ऑब्वियसली उस ज़माने में सिर्फ एक ही नाम होता था और आज भी एक ही नाम है, तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। तो हम यहाँ पर चले आए। एट दैट पॉइंट वो हमारे लिए एक अननोन चीज़ थी कि हम जो कर रहे हैं क्या इसका कोई फ्यूचर इम्पैक्ट है, कोई फ्यूचर प्रोडक्टिविटी है, क्या हम मार्केट के अंदर एक अच्छे अपने आप को एक क्रिएटर साबित कर पाएंगे। Earlier you mentioned कि आपने प्री इंजीनियरिंग से करा था, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, so was it difficult for you initially? तो उसकी साइकोलॉजी यही थी कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किया तो मज़ा आया कि क्योंकि जब वो आपके सामने मनी डिस्कस हो रहा होता, पैसा डिस्कस हो रहा होता, तो आपको बड़ा मज़ा आता है उस इनिशियल एज के ऊपर। तो वो बाय द टाइम कोई भी चीज़ पर्सनली मैं समझता हूँ कि आप उसी वक्त मुकम्मल या कंप्लीट कर सकते हैं जब आपका इंटरेस्ट डेवलप्ड हो। तो उस वक्त इंटरेस्ट इस नहज पे था कि वो चीज़ें बाय द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह परसू होती है। तो if you had to describe SAP for students जिनको कोई आइडिया नहीं है what is it, तो आप उनको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? देखें SAP जो है वो एक सिंपल वे के अंदर बात करें तो एक ERP है। SAP को समझने से पहले ज़रूरी है कि हमें ये समझना चाहिए कि ERP क्या है और ERP बिज़नेस के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है और अब तो नीड है। लाइक ERPs आर द बैकबोन फॉर द इंडस्ट्रीज। Assalamu alaikum viewers, this is your host Aisha Ahmad and welcome back to another episode of Beyond Textbook. As of today, we have a very special guest with us. He completed his ACCA from Tabani School of Accountancy and was one of the core members of Tabani's Literary Society. He's currently working in AJP as an SAP leader. So without any further ado, let us catch up on our very own guest today, Mr. Misan Naqvi. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I hope you're doing well. Alhamdulillah. Okay, so walk us through your journey. थोड़ा सा आप मुझे brief दें. How you started your ACCA and was it your own personal decision या किसी ने आपको recommend किया था? थोड़ा सा give us some brief. Thank you so much, Aisha. Being honored to be here. ACCA journey was not the decision of mine. Also, तो वो एक तरीके से एक था कि लोग चाह रहे थे कि भाई आप ACCA कर रहे हैं, कुछ दोस्त कह रहे थे यार हम भी कर रहे हैं तुम भी कर लो। तो वो एक सराउंडिंग इम्पैक्ट था कि आपने ACCA करना ही नहीं करना। ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड इंटर प्री इंजीनियरिंग का था तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कि या तो आप इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग कभी समझ में आई नहीं, ना केमिस्ट्री समझ में आई ना फिज़िक्स समझ में आई। तो कुछ नया एक्सप्लोर करना था, कुछ नया चैलेंजिंग एक्सप्लोर करना था। और सो आई सेट विद फ्यू पीपल्स और फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं ACCA करता हूँ। तो ऑब्वियसली उस ज़माने में सिर्फ एक ही नाम होता था और आज भी एक ही नाम है, तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। तो हम यहाँ पर चले आए और आई गॉट दी एडमिशन और वहाँ पर हमने अपनी ACCA की जर्नी स्टार्ट की। इट वाज वेरी फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव जर्नी। उसमें बहुत कुछ सीखा आपने, ठीक है, बट एट दैट पॉइंट वो हमारे लिए एक अननोन चीज़ थी कि हम जो कर रहे हैं क्या इसका कोई फ्यूचर इम्पैक्ट है, कोई फ्यूचर प्रोडक्टिविटी है, क्या हम मार्केट के अंदर एक अच्छे अपने आप को एक क्रिएटर साबित कर पाएंगे, क्या हमारा फ्यूचर। ये कुछ ऐसे सवालात थे जो अभी उस वक्त भी अननोन थे। उस वक्त हमारी नज़र में सिर्फ एक सवाल हुआ करता था, क्या जो हम पेपर दे रहे हैं और इस पे जो हमने पैसे लगाए हैं क्या पास हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो हमारे लिए एक छोटी सी खुशी होती थी और वही थी बस। बट बाय द टाइम जब बढ़ता रहा फिर ऑब्वियसली बात है, एक बैकग्राउंड था स्कूलिंग से पब्लिक स्पीकिंग का। उस करियर के अंदर वो करियर स्टार्ट हुआ पब्लिक स्पीकिंग का। यहाँ पर तबानी लिटरेरी सोसाइटी होती थी। आई वॉज अ कोर मेंबर। यहाँ पर जितने डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए, आई वॉज उर्दू पब्लिक स्पीकर, जितने मीडिया चैनल्स में सब जगह पे तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की रिप्रेजेंटेशन थी। वहाँ जाते थे, बोलते थे और हक अदा करके आते थे। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी विदाउट द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, ठीक है। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल या लोगों की सपोर्ट या आपके बड़ों या मेंटोर्स की सपोर्ट ना हो। तो थ्रू आउट द जर्नी अमार सवर साहब ने बड़ा सपोर्ट किया और शरीफ तबानी साहब ने बड़ा सपोर्ट किया। बजट अप्रूव करते थे जब हम
कहीं पाकिस्तान से बाहर जाना होता, कराची से बाहर जाना होता था, या रीजनल लेवल पे हमें बात करनी होती। तो एक अच्छी जर्नी रही, बहुत कुछ सीखा, और आज वाकई उसको बहुत मिस करते हैं। और आज मैं यहीं बैठा हूँ तो मुझे बड़ी एक कहते हैं ना कि वो याद आ जाती है आपको कि अपने वो और प्राउड फील हो रहा हो यहीं से पढ़ा है एग्जैक्टली। तो अच्छा, गिव अस सम ब्रीफ। अभी आपने अर्लियर यू मेंशन कि आपने प्री इंजीनियरिंग से करा था, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, सो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू इनिशियली? नहीं, जब आप यहाँ पर आप आए, इंडक्ट हुए, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़े होते, और जब आप वो फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप को रिलेट कर रहे हैं। तो उसकी साइकोलॉजी यही थी कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किया तो मज़ा आया कि क्योंकि जब वो आपके सामने मनी डिस्कस हो रहा होता, पैसा डिस्कस हो रहा होता है, तो आपको बड़ा मज़ा आता है उस इनिशियल एज के ऊपर। तो वो बाय द टाइम कोई भी चीज़ पर्सनली मैं समझता हूँ कि आप उसी वक्त मुकम्मल या कंप्लीट कर सकते हैं जब आपका इंटरेस्ट डेवलप्ड हो। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो उस वक्त इंटरेस्ट इस नहज पे था कि वो चीज़ें बाय द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह परसू होती रहीं। अच्छा, SAP का जो करियर है, यू चोज दैट एंड नाउ यू वर्क विद अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, उनको इनोवेट करने में, उनको टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा इन्हांस करने में आपने हेल्प किया है। तो इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब SAP फॉर स्टूडेंट्स जिनको कोई आइडिया नहीं है व्हाट इज़ इट, तो आप उनको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? देखें, SAP जो है वो एक सिंपल वे के अंदर बात करें तो एक ERP है। SAP को समझने से पहले ज़रूरी है कि हमें ये समझना चाहिए कि ERP क्या है और ERP बिज़नेस के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है, और अब तो नीड है। लाइक ERPs आर द बैकबोन फॉर द इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अगर आप लोग ने टेक्नोलॉजी ड्रिवन करनी है इंडस्ट्री को, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हों, लार्ज एंटरप्राइजेज़ हों, मिड स्केल मार्केट हो, तो उसके अंदर ERP की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर बहुत सारी ERPs हैं, ठीक है। उनमें से फ्यू नेम्स बहुत ज़्यादा मोतबर नाम है, बट दुनिया की जो अभी इस वक्त नंबर 1 रिकग्नाइज बॉडी फॉर द ERP स्केल है वो SAP है। और SAP अब इटसेल्फ सिर्फ एक ERP नहीं, एक AI ऑटोनोमस इंजन बन चुका है, ठीक है। तो उसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह आपके बिजनेसेस के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जब आप बिज़नेस के अंदर जाते हैं तो आपको उसके अंदर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो रिटेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या कोई आपकी कंसल्टिंग सर्विसेज इंडस्ट्री है, कोई आपकी टेक्सटाइल है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं। तो हर इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर कुछ मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे थ्रू आउट द डिपार्टमेंट। फाइनेंस भी होता है, सप्लाई चेन भी होता है, वेयर हाउस भी होता है, ठीक है। जहाँ प्रोडक्शन हो रही है वहाँ प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन भी हो रही है, मटेरियल की प्लानिंग भी हो रही है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, HR है आपका, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सारे डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं, बट किसी एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे हैं, किसी एक डिपार्टमेंट को एक डिपार्टमेंट का नहीं पता, लेकिन इन अ हायर लेवल ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने आप में कनेक्टेड हैं। तो एक ऐसी क्या चीज़ है कि जो इन सबको आपस में कनेक्ट कर सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए और उस चीज़ को फाइनेंस का इम्पैक्ट चाहिए और वो एक ही प्लेटफॉर्म में हो, तो वो कैसे पता चलेगा? वो थ्रू द ERP पता चलेगा। तो मैं ये समझता हूँ पर्सनली, मैंने डिफरेंट ERPs को पढ़ा भी, समझा भी, लेकिन जिसमें काम किया, प्रैक्टिकली काम किया, जिसमें ड्रिल डाउन प्रोजेक्ट्स किए, वो SAP था। तो SAP की ख़ास बात ही यही है कि वो हर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है उसके रेलिवेंट सोल्यूशन के हिसाब से। इफ़ आई एम वर्किंग इन अ टेक्सटाइल सोल्यूशन, इफ़ आई एम वर्किंग in a textile industry, if I'm working in automotive industry, if I'm working in a pharmaceutical industry, तो कुछ इंडस्ट्रीज रेलिवेंट सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। जहाँ भी इंडस्ट्री को ज़रूरत पहुँचती है, वो टेक्नोलॉजी में कहाँ गैप दिखता है, उसके बिजनेस ऑपरेशन स्टकअप हो रहे हैं, तो SAP इज़ वन ऑफ द नेम कि जो अपने सॉल्यूशंस की बेसिस के ऊपर इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है इन प्रॉपर वे। तो दैट इज़ वाई SAP इज़ फार बेटर विद अदर ERPs। और मैं समझता हूँ कि SAP इटसेल्फ अपने अंदर ग्रो बहुत हुआ है, ठीक है। बाय द टाइम SAP के सॉल्यूशंस, SAP के अपग्रेड्स, उसने इटसेल्फ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को बहुत ग्रो किया है। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, लोग यूज़ करते हैं। अब तो आजकल इंडस्ट्रीज़ के लिए इफ़ यू गो एंड गॉट एन इंटरव्यू, तो आपके लिए एक स्किल सेट में होता है कि आपने किसी ERP में काम किया हुआ है। एंड आप जाएँ तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान में इटसेल्फ मैं बता रहा हूँ, SAP जो है वो एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है और प्रूवन ERP है जो कि यूज़ हो रही है। So how did you end up in SAP? क्योंकि एक ACC स्टूडेंट वैसे ही एग्जाम्स के अलावा वो किसी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होता, तो how did you get to know about all this and you ended up over here? बहुत अच्छी जर्नी है। एक समझ लें जिस तरह मैं ACC में आया था,
इट वॉज नॉट लक, इट वॉज ऑल अबाउट द रिसर्च। और आप बट SAP में आना, अपने आप को एक करियर को शिफ्ट टूवर्ड्स करना, वो एक समझ लें एक लक था, एक पर्सपेक्टिव थी। हमें नहीं पता था कि SAP उस वक्त होता क्या है, क्या करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे लिए ACC इतना इंपॉर्टेंट था और ACC इतना मुश्किल हुआ करता था बाई इटसेल्फ कि यार हम इसका पेपर निकालेंगे नहीं निकालेंगे, वालिदैन को क्या जवाब देंगे, उन्होंने पैसे दिए हैं। तो माइंडसेट यही था कि कुछ ना कुछ चैलेंजिंग करना है। बट एक अपॉर्चुनिटी मिली उस ज़माने में, आई थिंक 2020 के अंदर पाकिस्तान में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था SAP का, NAPTEC ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट करवा रही थी। तो उसके अंदर हमने वो फॉर्म्स वगैरह फिल आउट किए और हमने जमा करा दिए। एंड देन मुझे नहीं पता था, वो एक दोस्त लेकर आया कि भाई आप स्टार्ट करें इसको। देन फिर हमने किसी से मशवरा भी नहीं किया और आई थिंक 1 मंथ लेटर जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था एंड इट वाज अबाउट 6 मंथ। तो हम 1 मंथ बाद जब हम गए वहाँ पर और हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें ऐसा लगा कि हम अपनी ज़िंदगी को मैंने और मुश्किल बना दी, क्योंकि उस वक्त ACCA जो है वो आपके लिए वैसे ही क्रिटिकल जोन हुआ करता था। बट साथ में SAP, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो समझ में नहीं आ रही थी कि वो कैसे चीज़ें होती, क्योंकि जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उस वक्त फ़ायदा ये हुआ कि हमें असल में पता ही चला कि इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली काम कैसे होता है। उस वक्त सब्जेक्ट भी हमारा यहाँ पर फाइनेंस होता था और वहाँ पर भी इट वॉज फाइनेंस। तो बस स्टार्ट किया अपनी जर्नी एंड 3 months लेटर गॉट दी अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वन ऑफ द कंसल्टिंग फर्म, और वो माशाल्लाह अब एक पाकिस्तान में एक MNC फर्म है। तो वहाँ से बस अपना करियर स्टार्ट किया और बस इंडस्ट्री में जब अपना फुटप्रिंट रखा तो पता चला कि इंडस्ट्री में काम कैसा होता है और आप किताब में क्या पढ़ते हैं। तो वो जो एक गैप था वो थ्रू आउट द कंसल्टिंग जर्नी मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट साया, जो एक ग्लोबल रिटेल ब्रांड है, वो उसका हमने पहला प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया। तो पता चला कि एक्चुअल इंडस्ट्री में काम किस तरीके से हो रहे हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, टेक्सटाइल का प्रोसेस क्या है, ऑटोमोटिव का प्रोसेस क्या है। तो बड़ा मज़ा आया, बस यही जर्नी थी और सोचा ये था कि ऑडिटर बनेंगे लेकिन जर्नी जो है वो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रोड मैप पर ही आई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि एक अच्छा रोड मैप के ऊपर करियर फर्स्ट हुआ। थैंक यू। अच्छा, अभी आपने एक लाइन बोली कि जो हम पढ़ते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है व्हाट वी एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। तो ACCA के जो स्टूडेंट्स हैं करंटली, आपने उनको मेजरली देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दैम, कि वो इतने लाइक वो नर्ड्स होते हैं, ओनली इन्वॉल्व इन देयर बुक स्टडिंग। तो उनको ऐसी क्या स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए दैट गिव्स देम द एज इन एन इंडस्ट्री? देखिए आयशा, एक माइंडसेट का मसला है कि जो मैं समझता हूँ इस पूरी जर्नी के अंदर जो मैंने अपनी गैप फाइंडिंग्स की, अपनी एनालिसिस की, वो ये कि हमें नहीं पता होता कि हमें एक्चुअली करना क्या है। जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है वो आज भी अवेयर ही नहीं है कि उन्हें फ्यूचर में करना क्या है, क्योंकि आधी से ज़्यादा जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो दे आर वर्किंग ऑन अ शॉर्ट टर्म अप्रोच कि यार मैं 4 साल में कितना पैसा कमा लूँ, 3 साल में कितना पैसा कमा लूँ, 3 साल में पास गाड़ी कौन सी हो, मैं बंगलो। हम में से वेरी सॉरी टू से बहुत कम लोग हैं जो हमने भी गलती है कि हमारे पास 10 साल का, अगले 15 साल का रोड मैप नहीं था। और वो रोड मैप इसलिए नहीं था कि उसको स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो रोड मैप फाइंड करें, वो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है, उन सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी है, वो आपके करिकुलम की जिम्मेदारी है कि उसके अंदर ये पढ़ाया जाए कि आपके आने वाले 10 साल का रोड मैप क्या होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जो आप पढ़ रहे हैं और आपने करना है। ऐसी क्या क्या स्किल सेट हैं जो आपको अपने साथ इंडल्ज करना है ताकि आप आगे परस्यू कर सकें। तो ये बहुत बड़ा गैप था, आज भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि मैं ACCA का पेपर कर लूँगा तो व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो यही गैप को फुलफ़िल करने के लिए आई डिड अ लॉट ऑफ सेशंस विद द स्टूडेंट्स। और तो मैं उनको उन्हीं के बराबर में आके समझाता हूँ कि आप अपना रोड मैप तय करें कि आपने अगर ऑडिटर बनना है तो आपने फिर उसी स्किल सेट में काम करना है, अगर आपने एक फाइनेंस लीडर बनना है तो आपने उसी रोड मैप में काम करना है। और आपको पता है आयशा कि आज जो इस दौर से दुनिया गुजर रही है उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो हर शोबे के अंदर एक बैकबोन फैक्टर है, बन गया है। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे आई डोंट थिंक यू कैन सर्वाइव। एग्जैक्टली। तो जो अडेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, जो पीपल चेंज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पीपल चेंज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, तो वो आप उसके अंदर अपने आप को कभी भी प्रूव इन नहीं कर सकते। यू नीड टू इम्बाइब दैट टेक्नोलॉजी के वो एक चीज़ आप उसको अपने स्किल सेट का पार्ट बनाएं किसी भी पर्सपेक्टिव में। अगर आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं, फाइनेंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो देखें कि इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी कौन कौन से दुनिया में चल रही है। एंड राइट नाउ AI इज़ रनिंग द वर्ल्ड, तो आपको AI से जो है वो इंडल्ज होना ज़रूरी है।
और उसी हवाले से ही अपने करियर को देखना ज़रूरी है कि आगे आप क्या सोचते हैं कि मैं अपने करियर को किस तरह शेप अप कर सकता हूँ विद AI, विद ERPs, और आप अपने सच पे एक्सरसाइज। अच्छा, जब मेजरली स्मॉल स्केल कंपनीज आई वुड टॉक अबाउट, उनके अंदर किस तरह का मिसकंसेप्शन होता है जब वो नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना चाह रहे होते हैं? तो कोई, क्योंकि ऑफ कोर्स पेट पीव्स होते हैं लोगों के कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट करेंगे उसका फ़ायदा होगा भी कि नहीं, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि वो अडाप्ट करें? देखिए, जितना आपकी जितनी भी पाकिस्तान की लीडिंग कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, दे आर कोल्डली फोकस के जब मैं अगर कोई टेक्नोलॉजी लगाने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट SAP, इफ़ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अदर टेक्नोलॉजी, अदर बिजनेस एप्लीकेशंस, तो उसका ROI क्या है, ठीक है, वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना एफिशिएंट है मेरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मेरे यूज़र्स के लिए, ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने इनको यूज़ करना है। बिकॉज डिसीजन तो आपकी लीडर बोर्ड लेवल से होना है, बट उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, उसका ROI निकालना इन दी एंड आपके ड्रिल डाउन जो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उन्होंने करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इटसेल्फ तो मुश्किल होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं होती उस वक्त। बट जो कंपनीज़, जो कंसल्टिंग फर्म्स, जो सर्विसेज कंपनीज़ उसको आके इम्प्लीमेंट करती हैं, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, आई थिंक वो उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज़ को इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से समझाएं। वो जो एक चेंज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है उसके अंदर उनके गैप को एनालाइज करें, उनको प्रूव करके दिखाएं कि ये चीज़ जो आप अभी कर रहे हैं ये कितनी ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, कितनी ज़्यादा मैनुअल प्रोसेसिंग है, कितनी ज़्यादा मैनुअल इंटरवेंशन है। और जो हम आपको ला के दे रहे हैं, जो एक टेक्नोलॉजी आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्म करी, रीशेप करी, वो किस हद तक फ़ायदेमंद है। जब आप उस टेबल पे बैठ के उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इंडस्ट्रीज़ को उसका बड़ा फ़ायदा भी होता है और हुआ भी है लोगों को बाय द टाइम। तो मैं समझता हूँ कि इटसेल्फ के टेबल पे बैठ के जो चीज़ डिस्कस होती है विद द प्रूवन सॉल्यूशंस, आई थिंक वही एक रिजल्ट है कि जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो यू हैव वर्कड इन अ लॉट ऑफ MNCs, आपने सऊदी में भी काम किया है, you're currently working in पाकिस्तान, तो आपने क्या चेंज ऑब्जर्व किया? व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट यू ऑब्जर्व, चाहे वो माइंडसेट का हो, कल्चर का हो या वर्क का हो? तो वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट दैट? देखिए, पाकिस्तान के अंदर करियर स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली बात है, इट वाज वेरी न्यू फॉर मी कि इंडस्ट्रीज़ काम कैसे करती हैं, इंडस्ट्रीज़ के प्रोसेसेस किस तरह हैं, इंडस्ट्रीज़ में लोगों का कल्चर किस तरह है, वो नई टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और जब मैंने बाहर काम किया GCC सेक्टर के अंदर विद डिफरेंट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तो मुझे बड़ा डिफरेंस महसूस हुआ और बड़े गैप एनालाइज हुए। एंड मैं समझता हूँ कि ये मेरी अब अकाउंटेबिलिटी है कि मैं लोगों को कन्विंस करूँ, लीडर्स को कन्विंस करूँ कि जो दुनिया भर में जिस तरह लोग तरक्की कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वो पाकिस्तान में उस तरीके से क्यों नहीं हो रही, क्या अडेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया में कमी है कि जिसकी वजह से नहीं होनी, क्यों गैप है। Exactly. तो सऊदी मार्केट हो चाहे वो मिडिल ईस्ट आपकी पूरी मार्केट हो, उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो चीज़ों को हासिल करने वाली बात है या कंज्यूम करने वाली बात है, जो कंज्यूमिंग फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। दे आर वेरी कीनली इंटरेस्टेड इफ़ न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेट्स अस ना या इनोवेट्स देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें महसूस। ऑब्वियसली बात है कि एक आपके मुल्क के सेक्टर, उसकी इन्फ्लेशन से भी बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो मैं काम कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, लाइक इन AGP, दे आर वेरी फ्लुएंट विद द टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आपको काम करने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर लगता है कि लोग टेक्नोलॉजी मिस आउट कर रहे हैं, देखिए मसला आपको लीडरशिप लेवल पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो लीडरशिप लेवल पे बैठा हुआ है ऑब्वियसली उसका एक एक्सपीरियंस रहा है, वो चीज़ें समझ के ही वहाँ पे बैठा हुआ है। आपको मसला आता है जो ड्रिल डाउन फैक्टर है, वो पोजीशन के जो रीशेप करी एक पर्सन को एक लीडर बनने के लिए, आपको प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। आपको प्रॉब्लम उनके कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन जब आप उनके साथ बैठ के बात करते हैं, क्योंकि एक बंदा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वो 25 ईयर्स उसकी सर्विंग है, वो वही काम कर रहा है जो 25 साल से काम कर रहा है। वो नहीं चाहेगा कि मैं 25 साल बाद किसी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रांसफॉर्म हूँ, किसी नई एप्लीकेशन के ऊपर ट्रांसफॉर्म हूँ। क्यों? क्योंकि उसका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है उस काम करने के लिए। तो वहीं पर मैं समझता हूँ कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उसके साथ बैठें, समझाएं, कन्विंस करें, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें कि उसके लिए कितना ज़रूरी है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और क्या फ़ायदे हैं उसके, बेनिफिट्स। तो आई थिंक काम पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक मार्केट गैप है ऑब्वियसली, और वो बाय द टाइम मैं समझता हूँ कि सबकी जिम्मेदारी थ्रू आउट द लीडर्स कि वो उस चीज़ को फुलफ़िल करें
और आगे बढ़ें। अच्छा, यू ग्रोन माशाल्लाह सो मच। तो आप मुझे बताएं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मेंटर रहा है हुआ हेल्प यू, कभी ऐसा कोई पॉइंट आया होगा यू फेल्ट लो, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, सो वाज देयर एनीवन अवेलेबल फॉर यू फ्रॉम योर टीचर्स और एनी मेंटर? मेरी ज़िंदगी में बहुत फ्यू मेंटोर्स रहे हैं और मेरा एक कोर प्रिंसिपल है, जब आप लर्निंग अप्रोच करते हैं तो आप बैठते उन्हीं के साथ हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, ठीक है, या आपको वो एडवाइस कर सकें जो आप कहीं जाके किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें। देयर वर फ्यू पीपल्स लाइक जो मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो CEO थे वो एक मेरे मेंटोर थे। तबानीस के अंदर हमाद सरवर वॉज माई मेंटोर, स्टिल ही इज़ माई मेंटोर। तो अगर कोई चीज़ मुझे पूछनी होती है या कोई गैप होता है या कोई इंडस्ट्री रिलेटेड, तो ऑब्वियसली आप एक इंडस्ट्री लीडर से ही कांटेक्ट करते हैं कि हाउ टू प्रोसीड। तो उसका जवाब जब आपको मिलता है एडवाइजरी के थ्रू या फॉर एग्जांपल किसी एग्जांपल सेट करने के थ्रू, तो उससे मुझे मैं चाहता हूँ कि वो एक ओपन फॉर द लर्निंग बैकग्राउंड जो है ना वो हमेशा रहना चाहिए। चाहे आप किसी कंपनी के CEO क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका जो एक माइंडसेट है वो हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड के पर्सपेक्टिव में रहना चाहिए, तभी आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ नहीं सीख सकता, ठीक है। तो यही पर्सपेक्टिव है, यही माइंडसेट है, जब भी उसी मेंटोरशिप के थ्रू आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे और प्रूव करते रहेंगे कि हाउ वी कैन प्रूव बाय आवरसेल्फ टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस विद आवर सॉल्यूशंस के आगे किस तरह। अच्छा, अभी जो TSA स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो उनके लिए लाइक यू वर्क इन अ लॉट ऑफ MNCs, तो आपने इंटरव्यू भी दिए होंगे, सही है? तो इंटरव्यू के अंदर व्हाट डज द इंटरव्यू लुक इन द स्टूडेंट, क्योंकि ACCA तो हर कोई कर रहा है, व्हाट स्किल सेट दे डू दे लुक फॉर? Let me share you with an example. Yeah. I was one of the leading textile companies sitting with a CFO. तो मैं CFO के साथ एक ओपन डिस्कशन चल रही थी एंड देन ही जस्ट इंस्टेंटली सेड कि यार मीसम, मुझे ना एक फाइनेंस में एक लड़के की ज़रूरत है। सही। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे बताएं। तो कहते मैंने कहा आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताएं आपको। तो ही सेट, और मैं उनकी बात सुन के शॉक हो गया एंड इट वाज लाइक कि वो एक एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशन थी जहाँ पर 1 to 2 years का सिर्फ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। फ्रेशर मोस्टली। एग्जैक्टली लाइक अ फ्रेशी। मैंने वहाँ पे उनसे पूछा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ही सेट कि यार वो उस लड़के को क्वालिफाइड हो या एटलीस्ट फाइनलिस्ट हो, ठीक है, उसको हमारे इंडस्ट्री प्रोसेस का पता हो, ठीक है, उसको माइक्रोसॉफ्ट की जितनी एप्लीकेशंस है उस पर काम आता हो, और थर्डली उन्होंने ये कहा कि जो हमारी अभी इस वक्त ERP चल रही है उस पर उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। और जब मैंने उनसे ये सुना, मैंने कहा आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे इस मार्केट की ऐसी प्रोफाइल की ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज़रूरत उनकी गलत नहीं है, ज़रूरत गलत हो भी नहीं सकती, मसला जो है वो हमारे यहाँ स्टूडेंट या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। तो आप इस चीज़ को इस चीज़ से रिलेट करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस लोगों से क्या चाहती हैं और हमारा बेसिक स्किल सेट कहाँ पे है। तो यही इतना बड़ा गैप है। अगर स्टूडेंट्स इसके ऊपर काम करें, कांटेक्ट भी करते हैं लोग, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करें। क्योंकि इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक बैचलर्स कर रहे हैं और आप 20s की एज में स्टार्ट करते हैं, 24 आप अपना बैचलर्स कंप्लीट करते हैं, तो आप 24 की एज से अब अपना इंडस्ट्री करियर स्टार्ट करेंगे। और आपको किसी इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, किसी मार्केट लीडर पोजीशन के ऊपर पहुंचने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। अगर वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आप अपने आप को मल्टी डाइवर्सिफाइड करके विद 20s विद पैरेलल विथ योर स्टडी स्टार्ट करें, तो जब 4 साल बाद आप ख़त्म करेंगे तो एक वो बच्चा होगा जो बैचलर्स जो है वो 4 साल में कंप्लीट करेगा एंड विथ नो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, और आप जब अपना बैचलर्स कंप्लीट करेंगे विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो फुलफिल हो सकता है। उन 4 सालों में आप अपने स्किल सेट, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने कॉन्सेप्ट, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीज़ों को बहुत बेहतर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ चाहती हैं, टेक्निकल तो हर बंदा मांगती हैं, लेकिन लीडरशिप लेवल के ऊपर आज भी टॉप 10% लेवल के ऊपर सिर्फ टेक्निकल लोग नहीं बैठे हुए, वो लोग बैठे हुए हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ को चलाना जानते हैं विद देयर कॉन्सेप्चुअल, विद देयर कॉन्सेप्ट, with their critical thinking, with the organizational factor और with the upscaling कि ऑर्गेनाइजेशन को स्केल कैसा करना है। 100%। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ना, इनको समझना और इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए।
ये सब कोई ऐसी मेमोरी आपकी जो whenever you relive it आपको बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है, any moment that you like rethink of? तबानीज़ जब ज्वाइन किया था तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो एक पढ़ाई वाला जो मैकेनिज़्म या फैक्टर था वो बहुत कम था। Yeah. हम ज़्यादातर जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, लाइक डिबेट कंपटीशन या कोई इवेंट हो रहा है। तो जितने को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी तो मेरे लिए एक वन ऑफ द मेमोरी ये थी कि जब फर्स्ट टाइम मैं कराची से बाहर गया अपनी पब्लिक स्पीकिंग के बैकग्राउंड के ऊपर, और वहाँ पर जाके तबानीज़ को रिप्रेजेंट किया और वहाँ से जीत के आए। क्योंकि उस ज़माने में कॉम्पिटिशन्स होता था, उस ज़माने में 2 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत आगे होती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और NAD यूनिवर्सिटी। तो मुझे आज भी याद है कि जो थर्ड कॉम्पिटिशन क्रिएट किया था वो तबानीज़ ने किया था, और उसके अंदर कुछ और लोग भी शामिल थे। तो वो एक मेरे लिए मेमोरी है कि जब हमने तबानीज़ को आउट ऑफ द कराची किसी और रीजन में आके रिप्रेजेंट किया था और जीत के आए थे, और हमें बड़ी खुशी हुई थी कि अब हम, क्योंकि जब आप खुद इटसेल्फ ग्रो करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की एक सपोर्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है। तो एक ये मेमोरी है कि जो आज भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स डोंट पार्टिसिपेट क्योंकि उनको लगता है कि ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन है, सो डू यू बिलीव कि ये किसी तरह से आपको ग्रूम करती है जो आपको दैट कैन हेल्प यू आउट इन योर फ्यूचर? देखिए यही एक माइंडसेट प्रॉब्लम है यंग जनरेशन के अंदर भी, कि हम ये समझते हैं कि हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम अपना अक्सर टाइम जो है वो इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल डाउन करने में गुजार देते हैं। अगर वही टाइम हम किसी अच्छे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बैठे उनके साथ गुफ्तगू करें, उनके पास से जो हमें चीज़ें हासिल होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं आपकी ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड करने की। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को एक वेल मैनेज करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने करियर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ को, अब तो ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है, आपको कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़नी है, कोई सर्टिफिकेशन निकालनी है, जो है वो आपके एक मोबाइल फ़ोन के अंदर दस्तयाब है, या आपके फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप मैकेनिज़्म के अंदर दस्तयाब है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ कॉस्टली भी है तो वो इतनी कम है कि समझ लें कि इट्स ऑल अबाउट 4 to 5,000। लोग AI मॉडल को नहीं पढ़ पा रहे आज तक। ठीक है, लोग नहीं, वो जो हम लोग का एक माइंडसेट है वो ChatGPT से बाहर ही नहीं आ पा रहा। हम आज भी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप देखते हैं कि हम ChatGPT को या क्लॉड को सिर्फ उस पर्सपेक्टिव में यूज़ करते हैं कि मैं अपनी ईमेल लिखूँ और उसको बोलूँ कि यार इसको एक अच्छे वर्जन में करके दे दे, तो हम उससे आगे जो है ना वो नहीं निकल पा रहे। यही प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो अपने आप को फेल कर पाती हैं, क्योंकि एम्प्लॉय लेवल के ऊपर अगर वो स्किल सेट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने आप को शेप अप नहीं कर पाएंगे। कोर्स तो मैं ये समझता हूँ कि हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है जो उस मार्केट में बैठा हुआ है कि अपने आप को प्रूव करें, अपने स्किल सेट को जितना आगे कर सकता है, लोगों से गुफ्तगू करें। देखें बहुत सारे मसले जो है ना लोगों से गुफ्तगू करके हल हो जाते हैं। और आप जो मेरा पर्सनली ये थॉट है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रिवाइवल भी आपका बैठा हुआ है ना आपके साथ, तो आप उसमें से कोई 10 से 20% हासिल करके निकलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ बैठें, उनसे गुफ्तगू करें, उनसे जो नई चीज़ सीख के आए उनसे डिस्कस करें, तो वो चीज़ आपके लिए आपको मार्केट का एक प्रोडक्ट बना देती है जो मार्केट में आने वाली ऑर्गेनाइजेशन आपको हासिल करने के लिए तगदो करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। It was lovely meeting you, Wisam. Truly inspiring podcast. Thank you so much for watching. If this podcast motivated you even a little bit, don't forget to like, share and subscribe, and comment down below whom do you want to see next. Thank you.